सभी देश और विदेश के सभी प्यारे सज्जनों, सभी मित्रों, मैं विश्राम दमन दौली विश्राम बैरवा, ग्राम राम सिंहपुरा दौली, पोस्ट सारेडा, तहसील राहुआस, जिला दौसा में बैरवा समाज का इतिहास जो एक ग्रंथ है मेरे पास में, ये देखो, बैरवा समुदाय का इतिहास। इसके जो संकलन है कई ग्रंथों से किया गया है। इसका जो लेखक है मांगीलाल पालीवाल जी श्रम रतन ने किया गया है। और ये मेरे को मास्टर गिरधारी लाल जी जो राजौली लाल सोट वाले हैं गुरु जी है, व्याख्याता उन्होंने मेरे को दी है और मेरी इसमें रुचि है। ये बैरवा समुदाय का इतिहास और भी जो इनका संकलन करने वाले कई ग्रंथ हैं, अवंतिका प्रसाद मरमठ, मूलचंद जी लोहद्वार, श्रीमान दुलीचंद जी जिन्होंने बैरवा समाज का इतिहास लिखा, लाल चंद्र राही कमिदोत्थान नाम पुस्तक लिखी, बैरवा महापुराण वैद्य सोनलाल जी, ख्यालीचंद जागा, धर्मेंद्र जागा, राजभाई पापड़दा। और देखो एक पुस्तक और मेरे पास में, बैरवा वंश भास्कर बाल्य या बाल्य वंश जिसको बलाई बोलते हैं, इनका जो इतिहास है, ये जो इतिहास है संस्कृत की पुस्तकों, शिलालेखों, ताम्रपत्रों, ख्यातों, पारसी तवारीखों के आधार पर लिखा हुआ है। और ये बल भैरवा यदुवंशी है, ये परमार चौहान वंशों का इतिहास है। इनसे ही ये हमारी समाज बैरवा समाज इनका इतिहास बना है। और तीसरी जो पुस्तक मेरे पास में है बैरवा समाज का सांस्कृतिक परिचय, ये मैं जयपुर से लेकर के लाया हूँ मैं, जो पंडित लादूराम जी बैरवा हैं हमारे महेश नगर में, उनसे मैंने ये प्राप्त की है ताकि मैं अपने बैरवा समाज के इतिहास में इसमें गूगल पर रख सकूं। और इनका लेखक पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी, प्रकाश का साध्वी लीलाबाई सत्संगी, संत का लिखा श्री त्यागी मठ एवं मानव मंदिर, श्री सूरतपुरा पोस्ट लोहारा तहसील निवाई। और देखो मैं विश्राम दमन दौली, देखो आपके सामने ये मेरी फोटो है। और मैं इसके बाद में सबसे पहले अपने जो महापुरुष है, अपने दलित समुदाय या बैरवा समाज के आराध्य देव है मंडावरी के महर्षि बालनाथ जी महाराज है, इनको बालनाथ जी महाराज को मैं इनको साष्टांग दंडवत करता हूँ। गौतम बुद्ध भगवान, जय भीम, सभी महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी, लल्लई यादव, इन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुजन समाज की काशी राम जी को प्रणाम करता हूँ बारंबार। और इनकी प्रेरणा से मैं बड़ी मुश्किल से इनका इतिहास लेकर के आया हूँ। मैंने लाल सोट से सोनपाल जो मरमिट है उनसे भी मैंने इतिहास लिख कर लाया हूँ, मैं मेरी डायरी में लिखा है मैंने। तो मैं अब जो 17वां नंबर का जो गोत्र है वो आपको मैं इसमें देख करके बता रहा हूँ। तो आप इसको अधिक से अधिक फैलाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, तो आगे मेरे को काफ़ी मनोबल मिलेगा। और मैं वरिष्ठ अध्यापक हूँ और अंग्रेजी से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बैपुर में हूँ, विश्राम बैरवा। देखो अब लेते हैं 17वें नंबर का जो गोत्र है बैरवा समाज का, और में भी थोड़ा बहुत मिलेगा ये। तो कोटा बूंदी है। कोटा बूंदी का जो स्थापना की वो बूंदा राव ने की। बूंदा राव यानी मीणा समाज और बैरवा समाज का जो इतिहास है वो इनके पूर्वज एक ही थे, तो ये बात है। तो जो कोटा बूंदी की स्थापना की बूंदा राव ने की, और बूंदा राव के नाम से ही जो वंशज है उन्होंने बेंदाड़ा बसाया, और बेंदाड़ा या बेन्नाड़ा, और वहाँ से फिर इनका बूंदी के से इनका निकास है। तो ये बेंदाड़ा या फिर बंदावड़िया जो गोत्र है वो निकास इनका है। निकास कोटा बूंदी से। बूंदी वंश का वंश बूंदा है। इस वंश का संबंध यदु
वंश के साथ में है, क्योंकि यदुवंश की प्रशाखा में ये वंश बोंदाराव नाम से प्रसिद्ध था। ये वंश अत्यधिक प्राचीन है। इस वंश की उत्पत्ति यादव वंश हुई है, जो पतन के पश्चात अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में, गाँवों में जाकर बस गए और राव बोंदा के नाम से ही अभ्रवंश रूप में ये बेंदाड़ा या बंद्यावड़िया गोत्र के कहलाए। अब लेते हैं 71 नंबर का गोत्र है बैरो समाज का राजलवाड़ गोत्र। खरोष्ट राजुल का ससुर था, यानी जो राजा राजबुल था या राजुल था वो मथुरा का राजा था। मथुरा के विलोक में खरोष्ट को युवराज खरोष्ट कहा गया है। एस बेरोद के अनुसार वह मोगा के राजाओं के पद पर आया था। दो प्रकार के सिक्के मिले हैं, एक और यूनानी लिपि, दूसरी ओर खरोष्ट लिपि। राजबुल वंश के सिक्के में स्ट्रेटोस तथा मथुरा के राजा हिंदुओं के सिक्कों की नकल मिलती है। इससे पता चलता है कि जो सीथियन शासक थे, अर्थात जो शक वंश के शासकों ने यमुना की घाटी, यूनानी और हिंद शासन को समाप्त कर दिया था। इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि राजबुल या राजुल तथा सेड्यास तथा अन्य संबंधित क्षत्रिय शक जाति के ही थे। जब इनका पतन हुआ तो राजपूताना में ये हिंदुओं के मध्य में आकर बस गए, और यानी राजा राजबुल जो मथुरा का राजा था, या जो राजुल था राजा, उसके नाम से ही इन्होंने इसके वंशजों ने राजलवाल या राजवाड़ वंशी कहलाए और इनका गोत्र इस प्रकार से बढ़ा। अब आता है जोनवाल या जोनवाड़ गोत्र। तो देखो इस जोनवाड़ गोत्र, ये मैंने लिख दिया जोनवाड़। ये जो दौसा के अंदर जो जोनवाड़ गोत्र है, और जोनवाड़ गोत्र इसे कहते हैं कि जोन, हमारे जो दौसा जिले में जो जोन पड़ता है, जो पहाड़ी इलाका, उसके नीचे जोन मानी जाती है, तो वहाँ से जोनवाड़ निकले। इस वंश की उत्पत्ति यदुवंशी मानी जाती है। योद्धे जोद्धे प्राचीन गणराज्य की जातियाँ मानी जाती थी जो सुप्रसिद्ध थी। ये जातियाँ अत्यधिक वीर व लड़ाकू प्रवृत्ति की थी। उन्होंने एक नगर बसाया जो जोहियावार कहलाता था। उन्होंने सिकंदर का डट कर के मुकाबला किया था 326 ईसा पूर्व में लगभग। कनिंगम महोदय लिखते हैं कि जोहिया शब्द जोधिया का रूपांतरण है। इसके अनुसार कुछ जोहिया पश्चिमी पंजाब की नमक की पहाड़ी में रहते थे। यहाँ एक पर्वत का नाम जुद्दे है और जुद्द से ही जोहियावार पड़ा है। पूर्वी पंजाब तथा सतलज यमुना नदियों की मध्यवर्ती प्रदेश में यह नगर स्थापित था। इनके शासन का केंद्रीय स्थान पूर्वी पंजाब था, किंतु इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अवध और राजपूताना के कुछ भागों में इनका प्रभुत्व था। कनिष्क के समय में पहली शताब्दी के उत्तरार्ध में कुषाण राजाओं ने आक्रमण करके ज्योतों से ये जोहियावार छीन लिया और अपने कुषाण उपनिवेश बनाए। इस जोहियावार प्रदेश में जोहिया, बागड़ी, बाटी 3 लड़ाकू जातियाँ थी। जोहियावार जाति का जब पतन हुआ तो ये लोग उत्तर प्रदेश में रहने लगे और ये जनवार जाति, जनवार कहलाए। जो लोग पंजाब में रहे ज्योति से लोधी कहलाए। जो राजपूताना में बसे हुए जोहिया से जोरवाड़ या फिर जोनवाड़ गोत्र के कहलाए। जोरवाड़ मीणा समाज में भी है ये, और इसी जोरवाड़ का अन्य उपनाम है, उसको जोनवाड़ भी कहते हैं। बीकानेर के उत्तर पश्चिमी जांगल प्रदेश जोहियों का जोहुवाटी प्रदेश था। ये छोटा सा कबीला था। इस जोहियावारी का नेता कालांतर में तिहुणपाल था और बीकाजी ने बीकानेर पर आक्रमण किया। जोहियावाटी का सिंघाड़ा प्रदेश पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया। तो उसके बाद में बीकाजी के पुत्र लूणकर्ण तथा लूणाकर्ण के पुत्र जैत सिंह ने 1526 के बाद में जोहियावाटी पर अपना आक्रमण किया और घमासान युद्ध हुआ, जिसमें तिहुणपाल हार करके लाहौर की ओर भाग गया। इसके साथ ही जोहियावाटी का पतन हो गया और यहाँ के लोग इधर उधर जाकर बस गए और जोहियावाटी के नाम से जोरवाड़ या जोनवाड़ गोत्र के कहलाए लोग। अगला जो 73 नंबर का जो बैरवा समाज का जो गोत्र आता है, रमंडवाड़ गोत्र आता है। रमंडवाड़ का इतिहास,
राजेश्वर ने अपने ग्रंथ प्रचंड पांडव की भूमिका में महिपाल राजा की विजय का वर्णन किया है। रमंठ लोग करनाल जो हरियाणा में पड़ता है जिले में, पृथक से उत्तर में रहने वाली एक जाति थी। इसके अलावा सतलज की पहाड़ियों घाटी में रमंठ लोग रहते थे और पंजाब हिमाचल प्रदेश में भी रहने वाली एक रमंठ जाति थी जिसने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए विद्रोह किया, जिसे महिपाल ने दबा दिया। रमंठों ने महिपाल राजा की प्रभु सत्ता स्वीकार कर ली। जिन लोगों ने सत्ता स्वीकार नहीं करी वो देश छोड़ करके राजस्थान में आ गए और रमंड जाति का रूपांतरण ही रमंडवाल कहलाया। अगला जो चौथा नंबर का जो हमारा गोत्र है वो लेते हैं सेवत्या गोत्र। यादवों की एक शाखा का नाम सातवत वंश था। यदुवंश से ही सातवत वंश की शाखा चली है। कंस से 9 पीढ़ी पूर्व मालवा, मध्य भारत और मथुरा में इस वंश का शासन था। मथुरा में राजा मधु शासन करता था जो मधु दैत्य के नाम से प्रसिद्ध है और मधु दैत्य ने ही मथुरा बसाई और मथुरा को बाद में मनुवादी लोगों ने मथुरा कर दिया तथा मालवा में मृत्तिकावती नगरी में सातवान राजा राज्य करता था। दोनों राजा एक ही वंश के अर्थात सातवत या फिर सातवाहन राजा थे। राम के भाई शत्रुघ्न ने मथुरा तथा मालवा पर अधिकार कर लिया। राज्य छिन जाने के पश्चात सातवत वंश के सिंध में चले गए। पंजाब की 5 नदियों तथा सिंध व सरस्वती नदी परियां का नाम सप्त सिंधु। सप्त सिंधु कहलाया। कालांतर में सातवत वंशी सप्त सिंधु से निकलकर यमुना मथुरा क्षेत्र में पुनः बस गए और उस समय इनके देश का नाम सूरसेन था। सूरसेन यहाँ का राजा था जो कि कृष्ण के दादाजी भी थे। मथुरा में शत्रुघ्न का वंश समाप्त हुआ। पुनः सातवत वंश का राज्य स्थापित हुआ। कंस सातवत वंश की अंधक शाखा में उत्पन्न हुआ। अंधक और वर्षणी कृष्ण इसी शाखा की थी। लोगों में जनतंत्रवादी शासन प्रणाली थी। जब इनके राज्य का पतन हुआ तो सातवाहन राजा सातवत वंश के नाम से सातवत्या सेवत्या वंशी कहलाए। अब लेते हैं 75 नंबर का जो गोत्र है बंदरवाड़ या बांदरवाड़। बांदरवाल ये जो गोत्र है, अब इसका इतिहास हम पढ़ेंगे भी। इस वंश की उत्पत्ति यदुवंश से है। यदुवंश से तात्पर्य यादववंश से है। राजस्थान में इस वंश का विस्तार कोटा बूंदी तक था। ये मथुरा के अधीन थे। यहाँ बल्ल संप्रदाय का राव राजा बुद्ध सिंह शासन करते थे। कुछ समय बाद जैन राजा ने बुद्ध सिंह की राज्य पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में बुद्ध सिंह की हार हो गई। राज्य के पतन हो जाने के बाद में यदुवंशी बूंदी के नाम से ही यदुवंशी जो बूंदा राजा था उसके नाम से ही बंदरवाल वंशी कहलाए। इनका निकास कोटा बूंदी से है, यानी ये भी बूंदी से इनका निकास है और इसे बांदरवाल कहलाए। अब लेते हैं गोगड़िया गोत्र। गोगड़िया गोत्र फिरोज शाह तुगलक के समय राजपूताना में माचड़ी में गोगादेव बडगुजर का राज्य था। विभिन्न शिलालेखों से प्रकट होता है कि बहलोल लोधी के समय राजगोपाल का भी राज्य इसी प्रदेश में था। राजगढ़ के बडगुजर प्रतिहार सामंती स्थिति में राज्य करते थे। राज्य का पतन होने के पश्चात यहाँ के राजपूत अपना राज्य छोड़ करके दूसरी जगह जा बसे और गोगादेव के नाम से गोगड़े वंश के हो गए। तो ये गोगड़े वंश जो है गोगादेव जो था उसके नाम से इनका नाम चला है। अब लेते 77 नंबर का जो गोत्र है कांकरवाड़ गोत्र है। कांगड़ा की प्राचीन जाति कीर थी। फिर लोग कांगड़ा देश पर राज्य करने लगे थे। इनका शासक राजा देवपाल था। कांगड़ा देश कन्नौज के अंतर्गत आता था।
जब इस राज्य का पतन हुआ तब कांगड़ा के कीर लोग यहाँ से दूर जाकर के बस गए और अपनी पुरानी जाति के नाम सब कीरवाड़ या काकरवाड़ वंशी कहलाए। इनका राज्य निकास कांगड़ा राज्य से है। एक मत और है जिसमें प्राचीन समय में काकट लोग दक्षिण अवध में भी रहते थे। इनका राजा प्रग मंड था। पतन के बाद में ये काकट जो लोग थे वो काकरवाड़ वंशी कहलाए। अब लेते हैं मेचड़वाल। अगला 78 नंबर का भैरव समाज गोत्र है। गुप्तों की शक्ति क्षीण होने पर गुप्त सम्राट के कई सामंतों और सेनापतियों ने सुदूर प्रांतों में स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। उत्तर भारत में सर्वप्रथम सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य से अलग हुआ और सौराष्ट्र में स्थित भावनगर के निकट वल्लभी में सेनापति भंडारक ने वल्लभी नगर की स्थापना करी। उसने गिरिनगर से इस नए नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली। विभिन्न शिलालेखों, ताम्रपत्रों तथा सिक्कों से ये ज्ञात होता है कि सेनापति भट्टारक मैत्रिक वंश का था। वल्लभी का मूल नाम बहलिक था। राजधानी के रूप में इस नए नगर के चुनाव का कारण उसकी समुद्र तटीय स्थिति थी। 13वीं सदी के जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी ने पवित्र जैन तीर्थ स्थान शर्त जय को बहल्यक प्रांत में स्थित बतलाया है। वह इस बात का सूचक है कि प्राकृत बल ही से अवगत थी। सेनापति भट्टारक के 4 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र दरसेन उसका उत्तराधिकारी हुआ। राजा दरसेन ने लगभग 496 ईस्वी से 499 ईस्वी तक राज किया। दरसेन के बाद में उसका छोटा भाई द्रोणसेन राज्य का उत्तराधिकारी बना। 502 में बामोद्रा मोहोता ताम्रपत्र में उसे महाराज की उपाधि दी गई है। द्रोसेन उसका तीसरा पुत्र था। उसने 519 ईस्वी से 549 ईस्वी तक शासन किया। दरपट चौथा पुत्र था। ग्रहसेन दरपट का पुत्र था। शीलादित्य मैत्रिक वंश का 7वां शासक था। यह इस वंश का अंतिम शासक भी था। अरब आक्रमणकारियों ने लगभग 770 ईस्वी में मैत्रिक वंश का अंत कर दिया। पतन के बाद में मैत्रिक वंशी ही मेचड़वाल वंश के कहलाए और इनका जो निकास है वो सौराष्ट्र यानी गुजरात के वल्लभी नगर से है। अब लेते हैं जो 79 नंबर का जो गोत्र है भैरव समाज का भागोरिया गोत्र, इसकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अक्कादी अक्कादी एवं सुमेरी जातियों की मिश्रण से बाबुली जाति की उत्पत्ति हुई, अतः इसे सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। इस देश की राजधानी बेबीलोन या बाबुली कहलाई। इस देश के प्रथम राजवंश का राज्य 2169 ईसा पूर्व से 1926 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके पतन जब इनके राज्य का पतन हुआ तो वे गुजरात सिंध राजपूताना में आए और बाबुली बेबीलोन की आदमी बागोरिया बागड़ी वंश के कहलाए। इनका निकास बाल्हिक देश जो फारस ईरान में पड़ता है बेबीलोन से इनका निकास है। 80 नंबर का जो गोत्र है भैरव समाज का वह बीलवाल गोत्र है। इस वंश की उत्पत्ति चौहान वंश से है। राजा जो आम्बूराव और बाम्बूराव, आम्बूराव ने अमावरा बसाया, दौसा जिले में पड़ता है पहाड़ियों में, और बाम्बूराव ने बाहुरा गांव बसाया। और इन्होंने वह अपना राज्य अमावरा गांव में बसा रखा था। अमावरा गांव का पतन होने पर इन्होंने वह गांव छोड़ दिया और छोड़ने के कारण जयपुर राज्य में छारेड़ा बसाया। राजा आम्बूराव की 7 स्त्रियां थी जिसने 7 जातियों की बारबल गोत्री हुई। बारबल का अपभ्रंश बीरबल है। तो जब यहाँ का पतन हो गया तो कुछ लोगों ने अमावरा गांव के नाम से अमाना वंश और कुछ बीरबल के नाम से ही बेलवाल गोत्र वंश के कहलाए। इनका निकास अमावरा गांव में है जो शायद करौली की तरफ पड़ता है, ऐसे करौली में पड़ता है इधर। मेंढवाल गोत्र का इतिहास हर्षचरित्र
के अनुसार राज्यवर्धन और हर्षवर्धन जो बैंसला था, दोनों की सेना का सेनापति भांडीराज भांडीराव था। भांडीराज दोनों सेन राजाओं का विश्वास पात्र था एवं निकट संबंधी था, अर्थात मामेरा भाई था, मामा का लड़का था। राज्यवर्धन ने जब मालव राज्य के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया तब भांडीराज उसके साथ गया था। मालवराज देवगुप्त को परास्त करने के पश्चात राज्यवर्धन ने गौड़ नरेश शशांक पर आक्रमण किया, किंतु शशांक ने षड्यंत्र द्वारा राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन के मारे जाने पर सेनापति भांडीराज बंदी मालवों को तथा अपनी सेना को लेकर वापस थानेश्वर पहुंच गया और थानेश्वर में आकर के उसने राज्य का कार्यभार संभाल लिया, राजा बन गया। राज्यवर्धन की हत्या करके गौड़ राजा शशांक ने कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया और राज्यवर्धन की बहन राज्यश्री को कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन के छोटे भाई हर्षवर्धन ने, जो बुद्धिस्ट राजा था, 650 ईस्वी में अपने ममेरी भाई भांडीराज द्वारा संचालित वर्धन सेना को शशांक के विरुद्ध आक्रमण हेतु भेजा। इस भय के कारण शशांक ने ग्रहवर्मन की विधवा रानी राज्यश्री को कारागार से मुक्त कर दिया और वह कारागार से निकल करके विंध्याचल की ओर चली गई। हर्षवर्धन जब राज्यश्री के लिए विंध्याचल की ओर गया तो गौड़ पर चढ़ाई करने का दायित्व भांडीराव को दिया गया। भांडीराज निकट संबंधी होने के कारण साथ साथ विश्वास पात्र तो था ही, साथ में वह जन्मजात योद्धा भी था। उसे पराक्रमी वीर विष्णु तुल्य अवतार भी बताया गया है। हर्ष चरित्र के अनुसार भांडी राजकुमार भांडी कुल का था और प्रतिहार के बाद उसके पुत्र कक ने गौड़ों के साथ युद्ध किया तथा सफलता प्राप्त करी, किंतु वत्सराज ने उसे पराजित कर दिया। वत्सराज प्रसिद्ध प्रतिहार वंश का शासक था। ये नागभट्ट का जो प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार राजा था उसका प्रपौत्र था। पंजाब और बावलपुर के आसपास और पश्चिमी मुल्तान में भी सिंध नदी के किनारे 2 शाखाओं में भांडी कुल के लोग रहते थे। वे सभी युद्ध में हार गए और उनका पतन हो गया। जब ये लोग दूसरी जगह तथा राजपूताना में आकर के बसे तो भांडी कुल के लोग भांडी कुल राजवंश कहलाए और भांडी कुल का वंशी ही बैंडवाल गोत्र कहलाया। इनका निकास थानेश्वर पंजाब मुल्तान सिंध से है। अब लेते हैं बखंड गोत्र। 82 नंबर का गोत्र है। प्राचीन समय में मेवाड़ उदयपुर के निकट स्थित बिजोलिया गांव था। यहाँ सोमेश्वर नामक राजा शासन करता था। उसने विक्रम संवत 1226 से 1236 ईस्वी सन 1180 तक अर्थात 10 वर्ष तक शासन किया। सोमेश्वर राजा की मृत्यु के पश्चात उनकी रानी ही राज्य चलाती थी। यहाँ की राजधानी भी बिजोलिया थी। एक शिलालेख बिजोलिया गांव से मिला है जिसमें वर्णन है कि बिजोलिया के पतन होने पर ही बिजोलिया राजधानी के नाम पर ही बिजलवाल वंशी कहलाए। जब राज्य का पतन हुआ तो ये लोग दूर दूर जाकर बस गए और यहाँ के लोग खेती बाड़ी कर करके अपना जीवन टाइम पास करने लगे और ये बिजोलिया वंश ही आगे चल करके बखंड गोत्र के कहलाए। इनका निवास मेवाड़ से है, यानी बिजोलिया जो उदयपुर के आसपास है वहाँ से इनका निकास है। अब लेते हैं रेवाड़िया वंश। रेवाड़ी वंश से 73 नंबर का भैरव समाज का वंश है। इसके हम इतिहास पढ़ेंगे। वर्तमान बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश है उसको पुराना चेदी राज्य जनपद कहलाता था। भारतीय युद्ध काल में महाभारतीय युद्ध काल में भोज कुल के क्षत्रिय चेदी पर राज्य करते थे। क्षत्रिय चेदी जो देश है उस पर राज्य करते थे।
खलचुरी का राज्य नागपुर और रेवा प्रदेश में था। यह रेवा प्रदेश मालवा में था। इसका राजा नरसिंह देव था। और वर्तमान आला घाट से एक लेख मिला है। इस प्रदेश का जब पतन हुआ तो ये लोग राजस्थान मत्स्य देश जिसमें आता है तुम्हारी अलवर आता है और भरतपुर और धौलपुर ये आते हैं। तो ये मत्स्य देश में आकर के विराटनगर में आ गए और रेवा प्रदेश के नाम से ही अलवर में रेवाड़ी बसाई और रेवाड़ी से फिर इनका निकास हुआ तो ये रेवाड़िया कहलाए। इनका निवास रेवा प्रदेश मध्य प्रदेश से है। अब लेते हैं अगला 84 नंबर का गोत्र लेते हैं। बैरव समाज के 84 गोत्र में रेवाड़िया आलोरिया गोत्र जो है बैरव समाज में मिलता है और रेगर समाज में मिलता है और जो खाती समाज है यानी उनमें भी ये मिलता है। तो यानी कि शुरू में ये जो मौर्य वंश था यहाँ पर शाक्य वंश मौर्य वंश उसी में फिर ये सब उपजाति हैं फिर बाद में ये बड़े। सिंधु प्रदेश की राजधानी आलोर नामक स्थान पर थी जो कि समुद्र की निकट थी। जब आर्यों ने सिंध पर आक्रमण किया तब वहाँ की जनता भाग करके मत्स्य देश यानी अलवर में भरतपुर धौलपुर करौली में आकर रहने लगे और सिंध की जनता यदुवंशी थी। ये हई वंशी राजा सहस्त्रार्जुन यानी जिनकी 1000 भुजा थी ये फिर अपनी भाषा में कहा जाए तो उनके 1000 भाई बंद थे। तो राजा जो सहस्त्रार्जुन को अपना वंश प्रवर्तक मानते हैं महापुरुष मानते हैं। इनका राज्य मत्स्य देश में विदेशी जाति शक और कुषाणों ने इनके राज्य को जीत लिया। हार करके ये लोग मत्स्य देश के पश्चिम में जाकर रहने लगे। सिंध देश की राजधानी आलोर के नाम पर ही आलोरिया कहलाए। इनका निकास सिंध प्रांत पाकिस्तान है और ये लोग आलोर से इन्होंने फिर आकर के अलवर बसाया राजस्थान में और फिर अलवर से इनका निकास होने से आलोरिया गोत्र के कहलाए। ओमेना गोत्र 85 नंबर का गोत्र है। अरब में रहने वाली वेदवी जाति जिसे वोनी उमरान कहते थे 8वीं सदी में वह मिस्र में आकर रहने लगी। उनका एक ग्राम उमरान कहलाता था। इस गांव के नाम पर मिस्र के महाराजा अखेत देव के नगर के सारे प्रदेश का नाम उमरान हो गया और जितने भी जो उमराव है वो उमराव इसी से निकले। मिस्र से जो कुछ शूद्र लोग थे वो आगे जा करके उनको अग्नि संस्कार के द्वारा यज्ञोपवीत के द्वारा चोटी रखने के द्वारा और उनको मिश्रा कहलाए। वो पंडित बन गए मिस्र देश क्या आने के कारण। मिस्र के महाराजा अखेत देव के नगर के सारे प्रदेश का नाम उमरान हो गया। मिस्र और अरब समीप के देश भी पाताल आदि देशों में पाताल देश बोलते हैं। अरब सागर का जो समुद्र तटीय जो इलाका है इसको बोलते हैं पाताल देश। असुरों के पराजित होने पर देवों का था उमरों का राज्य हो गया और जब उमरा जाति का पतन हुआ तो राजपूत नाम कर बसने लगे। उमरा के आधार पर ही ओमाना वंशी कहलाए। इनका निकास मिस्र कंट्री से है। उदयवाल गोत्र गुजरात प्रांत पश्चिम हिंदुस्तान में है। ये 2 भागों में विभक्त है। एक खंडस्थ भाग दूसरा द्वीप कलस्थ भाग। इसका बहुत सा हिस्सा उमा दरिया जोमन के किनारे और सिंधु मकराना के किनारे के नीचे अरब समुद्र में निकला हुआ है। साधारणतः लोग नर्मदा नदी को ही मानते हैं। उस समय जो लोग दरिया उमा के किनारे बसे हुए थे दरिया में बाढ़ आने से वह लोग वहाँ से हट गए जगह जगह चले गए। संभव तो जो लोग राजपूताना में आकर बसे वह उमा दरिया के नाम पर ही उमाड़ी वंशी कहलाने लगे। उमाड़ी का वंश ही उद्दानी तथा उदयवाल है। इनका निकास उमा दरिया से है। अब
अगला जो गोत्र, लास्ट का गोत्र जो इस पुस्तक में है वो है उच्चीणिया गोत्र। आंध्र प्रदेश में शंकर भगवान के जो 5 स्थान हैं, बेमाराम, कोमाराम, द्राक्षाराम, क्षीराराम, अमराराम, जो गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तीर पर अमरावती नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग इन स्थानों को छोड़ करके राजपूतना मारवाड़ में आ गए, यहाँ निवास करने लग गए। यह लोग अमराराम के नाम पर ही उमरानिया या ओमानिया वंशी कहलाए और ओमानिया का वंशी उच्चीणिया गोत्र है। इनका निकास आंध्र प्रदेश से है। और देखो ये मैं पंडित आचार्य विश्राम बैरवा और ग्राम दोली, पोस्ट छारेड़ा और तहसील राववास और जिला दौसा, राजस्थान। और मैं वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी का, और मेरी इसमें रुचि है। और मैं जितने भी हैं मैं ये काम करवाता हूँ, ज्योतिष संबंध काम करवाता हूँ, फेरे पढ़ाना, लगन जलवाना, सभी प्रकार की मूर्ति, सभी प्रकार के देवी देवताओं की मैं प्राण प्रतिष्ठा करवाता हूँ। और मैं ऐसे अम्बेडकरवादी पंडित हूँ। तो मैं इस प्रकार से अपनी जो SC ST OBC है उनका इतिहास का मैं रात और दिन में उसके अन्वेषण में लगा रहता हूँ। जय भीम, जय जोहार, जय भारत, जय संविधान। नमस्ते सभी को।